हम महिलाएं के इस बेहद खास एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रचना बंसल। शिक्षा की बात आपने बार बार सुनी है, बार बार ये सुना होगा कि पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो आगे सक्सेसफुल कैसे बनोगे, अपना करियर कैसे बनाओगे। लेकिन क्या ये कोई बताता है कि शिक्षा किस तरीके से पढ़नी है, किस तरीके से शिक्षा करने के बाद आगे बढ़ना है, करियर पर कैसे फोकस करना है। प्लस टू के बाद कई बार जो छात्र छात्राएं होते हैं बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इन सब का जिम्मा कुछ टीचर्स उठाते हैं और वो टीचर्स एक बड़े मार्गदर्शन का काम करते हैं छात्र छात्राओं के लिए। ऐसी ही देश की जानी मानी हमारे साथ टीचर मौजूद हैं बबीता त्यागी जी। हालांकि बबीता जी सोशल मीडिया पर खूब छाई रहती हैं, लाखों करोड़ों उनके व्यूज होते हैं और छात्र छात्राएं उनसे काफी ज्यादा इंस्पायर होते हैं, काफी ज्यादा सीखते हैं। तो बिना वक्त गवाए मैं स्वागत करना चाहूंगी आपका आज के बेहद खास शो हम महिलाएं में। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। बबीता जी, आजकल के वक्त में सरकारी नौकरी के लिए बड़ा स्ट्रगल करते हैं लोग कि सरकारी नौकरी किसी तरीके से लग जाए, और अगर महिला है और टीचर लग जाए तो बस फिर तो कहने ही क्या, परिवार पूरा खुश हो जाता है। आप महिला भी हैं, आप सरकारी टीचर भी रही हैं, फिर इतनी आरामदायक नौकरी छोड़कर ऐसा क्यों लगा कि नहीं मैं सरकारी टीचर नहीं, मैं तो कोचिंग सेंटर खोलूंगी? क्या सोच रही थी मन में? देखिए, मैं भी एक बहुत ही नॉर्मल से परिवार से हूँ और जैसा कि हर एक स्टूडेंट चाहता है कि आफ्टर 12th वो अपना करियर बना ले, तो मेरी भी यही इच्छा थी, यही सोच थी कि मैं 12th के बाद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाऊं। जिसके चलते मैंने कोशिश करके बहुत यंग एज में, जब मैं 20 साल की थी, महज 20 साल में मैं सरकारी स्कूल में टीचर लग गई थी। लेकिन वहां से एक सपना था, कभी बचपन से जब मेहनत करती थी तो सोचती थी जिंदगी में एक नाम कमाना चाहती थी कि लोग मुझे जाने। जब एक टीचर बनी तो ये आया कि ठीक है, कुछ लिमिटेड बच्चों को मैं पढ़ा रही थी और अगर मैं सच कहूं तो 20 साल में मेरे लिए वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन समय बीतता गया और मुझे महसूस हुआ कि और काम करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बाकी लोग भी मुझसे मोटिवेटेड रहें। तो मैं धीरे धीरे करके एक मन में आने लगा कि कुछ और बेहतर करूं और बेहतर करूं। फिर हमारी शादी हुई और मेरे हस्बैंड जो हैं वो इसी सोच, इसी विचारधारा के हम आपस में मिल गए। तो उनका भी ये सोचना था कि गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद आपकी लिमिटेशंस हो जाती हैं, क्योंकि आपके कंधों पे जो जिम्मेदारी है आप उससे अलग हटके काम नहीं कर सकते हैं। तो मेरी और उनकी विचारधारा कहीं मैच हुई। अगर मैं सच कहूं तो थोड़ा सा डर मेरे मन में था, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एक सिक्योरिटी देती है, आप पूरी जिंदगी बैठ के आराम से एक नौकरी के सहारे जीवन काट सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर हमें लगा कि हम और बेहतर कर सकते हैं, कुछ ऐसा जिससे समाज में कुछ अच्छा परिवर्तन आए। तो मेरे हस्बैंड का ये कहना था कि नौकरी करने से ज्यादा बेहतर है हम बड़े लेवल पे बच्चों को इन्फ्लुएंस करें, और उसके लिए हम लोग टीचर के रूप में अगर काम करते हैं और कोचिंग सेंटर अगर चलाते हैं, क्योंकि इसकी बेहद जरूरत थी। देखिए, आज भी आप जाएंगी गाँव में, छोटे शहरों से आए स्टूडेंट्स आज भी चाहते हैं कि आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन वो कहीं सरकारी दफ्तर में फिट हो जाएं, कुछ तैयारी कर ले, 1-1.5-2 साल उनके घर वाले उनको इतना हेल्प अगर कर देते हैं तो वो आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन गवर्नमेंट जॉब में जाना प्रेफर करते हैं। तो उसकी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है। आसपास गांव से निकले बच्चे को सीधा दिल्ली अगर भागता है तो दिल्ली में रहना, खाना पीना, अब सभी स्टूडेंट्स जानते हैं ये लाखों का खर्चा है, और एक किसान का, मजदूर का बेटा या बेटी ये अफोर्ड नहीं कर पाता। तो हमारी दिली इच्छा थी कि क्यों ना छोटे छोटे शहरों में हम कोचिंग सेंटर्स खोलें, जहां किसानों के, मजदूरों के, आम परिवारों के, हम नॉर्मल परिवारों से बिलोंग करने वाले बच्चे आए और बहुत छोटी सी, थोड़ी सी फीस में पढ़ लिख के वो लोग अपने सपने को साकार कर सके। तो ये इस इच्छा के साथ हम लोगों ने ये काम शुरू किया, और ये बढ़ते बढ़ते आज पूरे देश में 250 प्लस हमारी ब्रांचेस हैं, और अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में, लगभग 10 उत्तर भारत के राज्यों में हमने ICS कोचिंग सेंटर अपना स्थापित कर दिया है। आज देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में आपके कोचिंग सेंटर के जरिए, आपके वीडियोस के जरिए, इनफैक्ट मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन बच्चों को मिल रही है और उन्हें कई जरिए मिल रहे हैं आगे नौकरी के, करियर के, और वो सफल हो भी रहे हैं। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, बचपन में जब आप छोटी थी किस तरीके से पढ़ाई होती थी, कैसे, हालांकि ये बहुत बड़ी बात है 20 साल की उम्र में आप सरकारी नौकरी करने लग गई थी, फिर ऐसा क्यों लगा कि नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन तक अभी भी सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, और कोरोना के बाद से तो टाइम बहुत बदला है ऑनलाइन के लिए। मेरी स्कूलिंग बहुत अच्छी रही, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले, और मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी देश के अलग अलग कोनों में, कभी साउथ इंडिया, कभी नॉर्थ ईस्ट में, मेरा बर्थ ही इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में हुआ, कभी ईस्ट साइड में, कभी मिडिल इंडिया में। तो मैं भारत के कोने कोने से इतना घूमने के कारण मैंने एक चीज जो महसूस की
कि बच्चों में कहीं कोई कमजोरी रह जाती है पढ़ाई लिखाई के दौरान, जिसको ओवरकम करना उन्हें मुश्किल लगता है। और इंडिया में लगभग स्टूडेंट्स आप देखेंगे इस तरह के हैं जो पढ़ते 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 फेडअप हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि महज पढ़ के सिर्फ नंबर लेना ही हमारी जिंदगी का एक टारगेट बन गया है। वो लोग अपनी लाइफ में एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझ ही नहीं पाते। वो जो एक कमजोरी मैंने फील की, तो मैं बहुत बचपन से चाहती थी कि मैं टीचर बनूं। हाँ, मुश्किलें बहुत आई, आपने ठीक कहा। बहुत सारे ऐसे दौर जिंदगी के मैंने देखे जब लगा कि भाई बहुत परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कोशिश करके उनसे ओवरकम किया। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। मेरी बेटी का बर्थ हुआ था, शायद वो 1-1.5 साल की थी, तो उसको कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो गई। वो हॉस्पिटलाइज थी और तब हमें कोचिंग सेंटर स्टार्ट किए हुए शायद 4-6 महीने ही हुए थे। बच्चों का एग्जाम था। अब बच्चों का एग्जाम 1 हफ्ते में है और बेटी मेरी आईसीयू में है और सिर्फ हम 2 टीचर्स थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो हम दोनों शाम को उसको लेके पहुंचे गंगाराम हॉस्पिटल में। वहां हमने उसका इलाज, जो आईसीयू में थी, 3-4 दिन तो वहां रुकना ही था। तब फिर सुबह ये प्रॉब्लम आई कि क्लास कैसे चलेंगी। तब मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि देखिए, ये एक जरूरी जिम्मेदारी है कि बच्चे के पास, 1.5 साल के बच्चे के पास माँ बाप का होना, लेकिन अगर हम दोनों यहाँ बैठे रहेंगे तो कितने ही घर के बेटे बेटियां हैं जो हमारे भरोसे अपने घरों से आते हैं, सुबह गांव से आते हैं, किराया भर के आते हैं। अगर हम यहाँ 3 दिन खराब करेंगे उन लोगों के, तो ये ठीक नहीं होगा। मुझे ऐसा लगा ये जस्टिफिकेशन नहीं होगा मेरे काम के साथ। तब सर फिर रात में ही हम लोगों को आईसीयू में छोड़ के गए। सुबह उन्होंने क्लासेस ली, फिर शाम को फिर वो दौड़े आए। 3-4 दिन तक लगातार उनका ये शेड्यूल रहा। फिर वहां से जब हम लोग घर गए 5-7 दिन बाद, मेरी बेटी थोड़ा ठीक स्टेबल सी कंडीशन में आई, फिर दोबारा मैंने क्लासेस लेनी स्टार्ट की। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज वो सारा बैच जो हमारे पास पढ़ता था, बड़ा इनिशियल टाइम था, शायद टोटल बच्चे ही 18-20 थे हमारे पास, आज वो सब गवर्नमेंट जॉब्स में हैं। कोई पुलिस में काम कर रहा है, कोई बैंक में अपनी सेवाएं दे रहा है, कोई टीचिंग में चला गया। तो खुशी होती है कि उस जीवन के उस मुश्किल घड़ी में जो हम लोगों ने डिसीजन लिया, तो उन बच्चों की जिंदगी पे, उनके भविष्य पे, अगले 40 सालों पे हमारे उस एक निर्णय का फर्क आज तक देखने में आता है। तो वैसा बड़ा अच्छा लगता है जब आप किसी की जिंदगी में दिए रोशन कर पाए। बिल्कुल, शिद्दत से की गई कोशिश रंग भी लाई है और उसका नतीजा आज सामने भी है। आपने कहा मेघालय में जन्मी, दिल्ली में रही, हरियाणा में आप बहू की तरह गई हैं, तो कहाँ का नाम रोशन कर रही हैं, क्या कहें? मैं अपने आप को भारतीय मानती हूँ। सबसे पहले मैं इंडियन हूँ और मेरा ये मानना है कि हम सब लोग सबसे पहले इंडियंस हैं। मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे देश के कोने कोने में घूमने का अवसर मिला, मेरे संगी साथी रहे। और एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगी, मैं जिनके साथ पली बढ़ी हूँ, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में पली बढ़ी हूँ, मेरे साथ मुस्लिम बच्चे भी थे, क्रिश्चियन बच्चे भी थे, सिख कम्युनिटी भी थी, हिंदू भी थे। और मैंने, आप विश्वास नहीं करेंगे, 12th तक कभी ये फील ही नहीं किया कि हम सब अलग हैं। हम सब एक हैं, बस जज्बा होना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है, तब उस बात का मजा ही अलग है। सलाम है आपके जज्बे को, और आपसे बहुत सी टीचर्स को, इनफैक्ट लोगों को सीखना चाहिए। आपने टीचर्स की जब हम बात कर रहे हैं, आपने वो वीडियोस तमाम देखे होंगे, हालांकि मैं किसी राज्य का नाम नहीं लूंगी, वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें सामने आती हैं, वीडियोस सामने आते हैं, जहां टीचर से बहुत बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, उनका वो जवाब नहीं दे पाते, भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है बच्चों के। कैसा लगता है आपको? बहुत बहुत गलत है। और मेरा पर्सनली ये एक मानना है कि किसी भी टीचर को, जब वो टीचर जॉब में भी आ जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में लग जाए, हर 1 या 1.5 साल बाद उनकी टेस्टिंग की जानी चाहिए। देखिए, सरकारी नौकरी में आने के बाद लोग सोचते हैं कि मैं अब स्टेबल हो गया, अब मुझे अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं करना। मेरा ये मानना है, एक टीचर सबसे पहले एक स्टूडेंट है, और जो टीचर डेली नहीं पढ़ेगा वो बच्चों को कुछ दे ही नहीं पाएगा। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन नहीं है, डॉक्टर हैं, आपने एक बार पढ़ाई पूरी की, ठीक है, आपका नॉलेज पूरी जिंदगी ठीक रहेगा, काम करता रहेगा, लेकिन एक टीचर को रोज पढ़ना चाहिए, एक टीचर को रोज सीखना चाहिए। एक अच्छा लर्नर जो है ना, वही एक अच्छा टीचर बन सकता है। कई बार बच्चे शिकायत करते हैं कि अरे क्लासेस में हमने बहुत कुछ पढ़ा था, हमने बड़े फॉर्मूले रटे थे, ये असल जीवन में तो कहीं काम ही नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ मैम बहुत बड़ी दिक्कत है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ये सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया है कि 12 साल एक बच्चा, जैसे गधे घोड़े होते हैं ना, मेहनत करते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं। उन लोगों को लगता है कि पूरी जिंदगी बस ये 12 साल हमें पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। पर इस एजुकेशन का रियलिटी में, प्रैक्टिकल जिंदगी में कोई यूज ही नहीं है। आप भी पढ़ी हैं, मैं भी पढ़ी हूँ, जितने हमारे दर्शक सुन रहे हैं हमें, वो सब भी पढ़े हुए हैं। 12th तक की पढ़ाई आप लाइफ में कहीं इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की कमजोरी है,
जब हम बच्चों को पढ़ाएं तो इस तरीके से पढ़ाएं कि वो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री सिर्फ ये डेट्स को ना मान के हिस्ट्री पढ़ें कि अकबर ने ये किया तो मुझे क्यों पढ़ना पड़ रहा है, अकबर तो मर गया ये करके लेकिन मुझे पढ़ना पड़ रहा है, या पॉलिटिक्स है तो मेरे किस काम की है, या साइंस है तो मेरे काम कहाँ आएगी। बच्चे को प्रैक्टिकल जिंदगी से किताबों का जो रास्ता है ना वो जोड़ने का, पुल का काम एक टीचर को करना होता है। ये जो किताबों में लिखी बातें हैं ये उसको सोचने समझने लायक बनाएं, सिर्फ रटने भर का काम एक बच्चा ना करे। हमारे इंडिया में क्रिएटिविटी को पूरी तरह दबा दिया जाता है। एक बच्चे को बस मार्क्स 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 के पीछे इतना पागल कर देते हैं कि वो अपनी लाइफ में कभी कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए तो कैसे जूझना है उसे पता ही नहीं है, जो कि गलत है। एक बच्चे को चाहे वो एवरेज हो पढ़ाई में, उसके मन में ये होना चाहिए मैं बड़ा होकर अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बनाऊंगा, मैं एक अच्छा खिलाड़ी कैसे बनूं, मैं अच्छा तैराक कैसे बनूं, मैं अच्छा ओरेटर कैसे बनूं, कैसे अच्छा वक्ता बनूं। आप देखिए आप यहाँ बैठी हैं, कितना बेहतर बोल पाती हैं। इन चीजों को उभारने के लिए भी तो पढ़ाई से थोड़ा हटके काम करना पड़ता है ना। तो ये हम सबको समझना पड़ेगा, जितने हमारे दर्शक हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने लोग हमारी बातों को सुने, अपने बच्चों पे बिल्कुल प्रेशर ना बनाएं। एक एवरेज स्टूडेंट एक सक्सेसफुल इंसान बन के सामने आ सकता है, बशर्ते आप उसके दिमाग को, क्रिएटिविटी को बढ़ने का मौका तो दें, उसे फलने फूलने तो दें, उसको मार्क्स के बोझ तले ना दबाएं। ये तो सीधे हत्या करना है बच्चों की। सही कहा आपने। पिछले कुछ सालों में चीजें बदली हैं, ये नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा और बात की। कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं, कुछ पॉजिटिव बातें भी सामने आती हैं। कई टीचर ऐसे होते हैं, और मैंने तो बहुत बुजुर्ग टीचर्स को देखा है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ नाच गाकर, उन्हें कविताएं सिखाकर, उन्हें पहाड़े याद करवाते हैं, उन्हें हिंदी का व्याकरण सिखाते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोज हैं, देखकर बड़ा अच्छा लगता है। खासतौर पर वो प्राइमरी स्कूल के या सरकारी स्कूल के टीचर्स होते हैं, वो एक अलग एफर्ट है जिसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। कोरोना के बाद ऑनलाइन सुविधाएं बहुत ज्यादा गांव देहात तक पहुंची हैं। इंटरनेट जब पहुंच गया तो बच्चों को पढ़ाई में बहुत ज्यादा सहूलियत हो गई है। लेकिन आपके हिसाब से अभी भी वो कौन से चेंजेस हैं जो होने चाहिए? देखिए, इंटरनेट गांव तक पहुंच गया, नो डाउट। शिक्षा हर किसी की पहुंच में है। एक फोन में एक टीचर बैठा हुआ है, देश के धुरंधर टीचर्स आप फोन में देख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों के पास फोन तो है लेकिन उनकी वो समझ नहीं है कि इस फोन का इस्तेमाल मुझे करना कैसे है। वो अपने डाटा को आज भी सॉन्ग्स सुनने में या वीडियोस देखने में, जो उनकी लाइफ को बदल नहीं सकती, इस तरह की चीजों में वेस्ट कर देते हैं। तो इसके लिए भी जागरूकता लानी पड़ेगी कि आप देखिए, कोई भी चीज आपके देश में वायरल हो जाती है, कोई भी चीज जो कि नॉनसेंस होती है, ज्यादातर वायरल होने वाली चीजें इस तरह की बहुत सारी जिसका कोई तुक नहीं बनता। तो स्टूडेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि ये जो चीजें आपको मिली हैं, जो सुविधाएं आपके पास हैं, इनका इस्तेमाल आप बेहतर तरीके से कैसे करें। एजुकेशन ऑनलाइन 100% नहीं होनी चाहिए। बच्चा स्कूल जाए, ऑनलाइन का इस्तेमाल करे, डाटा का यूज करे, सिर्फ अपनी चीजों को और बेहतर बनाने के लिए। लेकिन स्कूल का सब्स्टिट्यूट, स्कूल से मेरा मतलब है यहाँ इस तरह के स्कूल्स जो बच्चे की पर्सनालिटी को बेहतर बनाए, ना कि उस पर प्रेशर क्रिएट करके और उसको गलत रास्ते की तरफ मोड़े। जी, बच्चों को आप सही रास्ता दिखाती हैं, उन्हें भविष्य में कैसे करियर बनाना है, उन्हें फोकस करना सिखाती हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ स्टूडियो में भी मौजूद हैं जो आपसे सवाल करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं। नमस्ते मैम, मेरा नाम सक्षम है। क्लास 11th बच्चों की ज़िंदगी का वो पड़ाव होता है जहाँ पे वो स्ट्रीम चूज़ करके अपना करियर चूज़ करते हैं। तो क्लास 11th में आते ही बच्चों के पास अमूमन तौर पर दो रास्ते होते हैं, या तो मेडिकल या तो इंजीनियरिंग। ह्यूमैनिटीज़ की कोई बात नहीं करता। जब भी बच्चा ह्यूमैनिटीज़ लेता है तो उसको लोग कहते हैं, उसको मतलब एक बहुत इंसल्ट के तरीके से देखा जाता है। तो मैम इस पर आपका क्या पॉइंट है? यहाँ ये मैं बताना चाहूंगी आप सभी लोगों को, जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ह्यूमैनिटीज पढ़ना प्राउड की बात है। जो मुझे लगता है बीइंग अ टीचर, ह्यूमैनिटीज पढ़ने से, लिटरेचर पढ़ने से आप जिंदगी को सीख जाते हैं, आप जिंदगी जीने का तरीका सीखते हैं। ठीक है, साइंस भी बहुत अच्छी है, इंजीनियरिंग बहुत अच्छा फील्ड है, मेडिकल बहुत अच्छा फील्ड है, कॉमर्स भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर सभी लोग साइंटिस्ट बनेंगे तो फिर जो ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स हैं, जो उनका आगे भविष्य है, उसको अगर हम देखें तो बहुत उज्जवल है। आप ये देखिए, संस्कृत के अच्छे टीचर्स हमारे देश में मिलते नहीं हैं। हिंदी लैंग्वेज की बात करूं तो अच्छे टीचर्स नहीं मिलते हैं। बहुत 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 आगे तक जा सकते हैं अगर आप ह्यूमैनिटीज को ठीक ढंग से देखना सीखे। पहली जरूरत है सोसाइटी को ये समझना पड़ेगा, कोई भी स्ट्रीम गलत नहीं होती। कोई भी स्ट्रीम पढ़ने वाला बच्चा, जैसे आपने कहा कि उसको देखते हैं हीन की तरह कि अरे बेचारे ने आर्ट्स ले ली, बेचारा ह्यूमैनिटीज पढ़ रहा है। तो पहली चीज तो हम ये पढ़ने वाले अपने मन में जज्बा रखें।
10th में आप बहुत अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी ह्यूमैनिटीज में जा सकते हैं। ह्यूमैनिटीज में कोई कमी नहीं है। आपने यहाँ मौजूद बहुत से स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब दिए हैं, कुछ सवाल मेरे मन में भी हैं। आपने कहा क्योंकि आजकल के बच्चों को हम देखते हैं स्कूल जाते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, आप बार बार कह रही हैं कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव होने चाहिए। ऐसे लाखों करोड़ों पेरेंट्स इस वक्त होंगे जो सुनना चाह रहे होंगे आपसे, क्योंकि आप जानी मानी टीचर हैं, आप मार्गदर्शन बच्चों का कर रही हैं। क्या करें पेरेंट्स और क्या करें वो बच्चे जो इस प्रेशर से अभी जूझ रहे हैं? देखिए 10th और 12th के अलावा भी आप देखते हैं आजकल ट्यूशन तो 4th 5th में बच्चा हुआ नहीं, सभी लोग अपने बच्चों को ट्यूशंस भेज देते हैं। स्कूल वाले इनफैक्ट बहुत बार मैं सुनती हूँ पीटीएम्स में कहते हैं कि आप अपने बच्चों को कमजोर है ट्यूशन पढ़ाइए। ये बहुत गलत है। और मेरा ये मानना है कि एजुकेशन पॉलिसी को सिर्फ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से, पहले हम लोग पढ़ते थे 10+2+3, अब मोदी जी के राज में नई एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसका सिस्टम बना दिया 5+3+3+4। ठीक है, ये सब तो ठीक है कि भाई आंकड़े इधर से उधर कर दिए गए हैं, लेकिन मेन इश्यू तो फिर वही है कि बच्चे को फिर स्कूल जाना है, फिर उसको वहां से जैसे होता है ना लद्दू घोड़ा कि उसके ऊपर वो भारी भरकम बस्ता लाद दिया, फिर वो घर आएगा 2:30-3 बजे घर आता है, 3:30-4 बजे फिर ट्यूशन भागता है। मेरा ये मानना है कि स्कूलों को या तो इतनी मेहनत करनी चाहिए, स्कूलों के टीचर्स को सिस्टम को सुधारना चाहिए कि बच्चे को ट्यूशंस ना जाना पड़े, या फिर इसका एक ऑल्टरनेटिव ऐसा खोजा जाना चाहिए कि स्कूल्स जो काम नहीं कर पा रहे हैं या तो कुछ प्राइवेट संस्थान या कोई एनजीओ इस तरह के लोग आए और इस फील्ड में काम करें। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हम लोग भी टीचिंग में इस फील्ड में धीरे धीरे कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कमी हम लोगों में दिखता है। हम लोग देखते हैं जब 12वीं करके बच्चा आता है ना तो वो बिल्कुल ब्लैंक है, उसको कुछ नहीं आता। जो 8th से 10th में जो बेसिक समझ बनती है, मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं लेकिन उसकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज। हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, उसको यूज कैसे करना है लाइफ में वो नहीं आता। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम स्कूली स्तर के बच्चों को जोड़ रहे हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स को इस तरीके से बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप देखेंगे बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे। इसके लिए हमने कोशिश की है, लेकिन कहते हैं कि शिक्षा में जब आप परिवर्तन चाहते हैं तो आपको थोड़ा समय चाहिए होता है, क्योंकि शिक्षा एकदम से इंसान को नहीं बदल सकती। आने वाले समय में एक ऐसा दौर आएगा जब मुझे उम्मीद है कि हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत आगे तक जाएगा और उसमें सभी बच्चे बिना बर्डन के, बिना बोझ के, सिर्फ 4-5 घंटे पढ़ के और अपने आप का जो बेस्ट है उनके मन में, उनकी आत्मा में, उनके शरीर में, उसको बाहर निकाल पाएंगे। और एजुकेशन के असली मायने ही ये होते हैं जब इंसान की आत्मा से, उसके मन से, उसकी बॉडी से बेस्ट बाहर आ पाए, न कि सिर्फ रट के और वो क्रैमिंग बेस्ड लर्निंग करके और वो टॉप कर जाए। तो ऐसी एक पीढ़ी तैयार करना हम लोगों का टारगेट है जो आने वाले समय में समाज में परिवर्तन लाएगी, और एक ऐसी पीढ़ी जो हर तरीके से सबल होगी। वो इमोशनली बैलेंस्ड होंगे, वो सही को सही समझ पाएंगे, गलत को गलत। वो जीवन में कभी परेशानी या कठिनाई आने पर सुसाइड का रास्ता नहीं अपनाएंगे, वो पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। हम उस फील्ड में काम कर रहे हैं और उम्मीद है आने वाले समय में जो पीढ़ी हम तैयार करेंगे वो फलेगी, फूलेगी और फिर से कभी भारत एक विश्व गुरु के रूप में अपनी पहचान बनाने में सक्षम रहेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है और ये एक पॉजिटिव संदेश भी है। आपने जिस तरीके से कहा कि हाँ, इस तरह लद्दू घोड़े की तरह आगे नहीं बढ़ना है और बस एक बोझ है जो बच्चों पर लाद दिया जाए और उसे बोझ को लेकर आगे बढ़ते रहें बच्चे। कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। पिछले कुछ सालों में कुछ चीजों में परिवर्तन हुआ भी है। आपने खुद बताया कि जब पहली बार आपने इंस्टीट्यूट की शुरुआत की थी तो क्या कुछ परेशानी आई थी या फिर पर्सनल लाइफ में किस तरीके के उतार चढ़ाव आए थे। कोरोना के बाद ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो जाने के बाद कितनी स्मूथ चीजें हो गई हैं और उसी का नतीजा है कि देश के अलग अलग राज्यों में आपका कोचिंग सेंटर है और आप छात्र छात्राओं को आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रही हैं। हम महिलाएं के इस एपिसोड में आधी आबादी, चूंकि हम महिलाएं हैं, ऐसे तो मैं कहती हूँ कि हम महिलाएं यानी कि आधी आबादी के लिए हमारे गेस्ट का क्या संदेश है, लेकिन आज तो मैं कहूंगी आधी आबादी के साथ साथ देश भर के छात्र छात्राओं के लिए आपका संदेश क्या है? देखिए, संदेश मेरा यही है कि बच्चों के ऊपर जो ये बर्डन है या नौजवानों के कंधों पर जो ये बोझ है, बेरोजगारी का जो ये टैग है, ये कैसे हटे, इसके लिए सब लोग मिलजुल के काम करें। और बेरोजगारी के उस टैग का कारण भी कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम है। अपने बच्चों को हम लोगों ने बचपन से लेकर और जब तक वो जवान होते हैं तब तक इतना ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट कर दिया। कभी पीयर प्रेशर आप देखती हैं, कभी सोसाइटी का प्रेशर आप देखती हैं। तो मेरा ये मैसेज है कि कोई भी पेरेंट, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, अपने बच्चों पे इस तरह का कोई प्रेशर ना बनाए। आपका बच्चा अपने आप में हीरा है, बस उसे अच्छे जौहरी मिल जाएं जो उसको तराश के उसकी कीमत बढ़ा दें। हर इंसान अपने आप में
क्रिएटिव होता है। एक बच्चे को देखिए, चाहे वो गरीब है, अमीर है, देश के किसी कोने में पैदा हुआ, मजदूरी करने वालों के आप बच्चों को देखेंगे ना, वो भी इतने क्रिएटिव होते हैं। वो मिट्टी से कैसे कैसे तरह के खिलौने बना लेते हैं। उनके माँ बाप जहां काम कर रहे हैं, किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो नीचे फालतू पड़े सामान से क्रिएटिविटी के कारण अपने खिलौने बना लेते हैं। तो इसका मतलब हर इंसान में, हर बच्चे में, जब वो एक बीज है क्रिएटिविटी का, एक अच्छा माहौल देके, उसे सही टाइम पे सींच के, उसको एक अच्छी खाद के रूप में अच्छी शिक्षा देके, उसको एक बड़ा पौधे से एक बड़ा पेड़, इनफैक्ट वट वृक्ष बनने में हम मदद कर सकते हैं। बहुत पॉजिटिव संदेश आपने आज हमारे दर्शकों को दिया है। आप स्टूडियो आई, हमारे साथ जुड़ी और ये अच्छी बातें इन स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। मुझे ये हम महिलाएं जो आपने मुहिम छेड़ी है बहुत ही खूबसूरत है। और मेरा तो ये मानना है कि जेंडर चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, आधी आबादी जो पिछड़ गई थी आपके इस तरह के प्रोग्राम से, धीरे धीरे करके महिलाएं भी अपनी पूरी जो ताकत है, जो शिद्दत है, उसके साथ आगे बढ़ रही हैं। आप जैसे टीचर्स की जरूरत है। कहते हैं ना कि आपने कहा स्टूडेंट्स तो हीरा है, उन्हें संवारने वाला, उन्हें परखने वाला एक जौहरी चाहिए। तो आप जैसे जौहरी टीचर्स की जरूरत देश को है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया बबीता जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।